हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 20वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करें। सुहाना ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, विक्रांत दरवाज़ा खोल दो वरना मैं भी सीआईडी की दया की तरह दरवाज़ा तोड़ दूंगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तो मतलब चाहिए, कहते हुए उसने वॉशरूम के गेट को किक किया, लेकिन विक्रांत ने उसकी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब सुहाना सीआईडी की दया की तरह ही कंधों से दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पहले उसने एक बार किया, फिर दूसरी बार किया और तीसरी बार में वह सीधा विक्रांत के ऊपर जाकर गिरी। क्योंकि सुहाना बाहर खड़ी जैसे चिल्ला रही थी, उससे परेशान होकर विक्रांत को दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुहाना सीधा उसकी छाती पर सवार हो जाएगी। अब सुहाना विक्रांत के ऊपर गिरी हुई थी और विक्रांत फर्श पर नीचे था, क्योंकि अचानक सुहाना के ऐसे टकरा जाने से वह भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और सुहाना को लेकर फर्श पर गिर गया। विक्रांत ने सुहाना की कमर को पकड़ा हुआ था। सुहाना अब एकटक विक्रांत की आंखों में देख रही थी, वहीं विक्रांत भी एकटक सुहाना की आंखों में खोया हुआ था। सुहाना के कानों में रोमांटिक धुन बजने लगी, ला 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 ला। सुहाना ने खोए हुए अंदाज में ही पूछा, यह वॉशरूम में तुमने म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है क्या विक्रांत? विक्रांत, यह धुन कहाँ से सुनाई दे रही है? सुहाना की बात सुनकर विक्रांत एकदम अपने होश में आया और उसे ऐसे देखने लगा, यह लड़की पागल है क्या? कौन सी धुन और वॉशरूम में म्यूजिक सिस्टम कौन लगाता है? विक्रांत ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए सुहाना से पूछा, तुम्हारा ऊपरी माला पूरी तरह से खाली है क्या सुहाना? हमेशा बहकी बहकी बातें क्यों करती हो? विक्रांत की बात सुनकर सुहाना एकदम अपने होश में आई और झटके से उसके ऊपर से उठते हुए बोली, मेरा ऊपरी माला ना बिल्कुल ठीक ठाक है। ऊपर वाले ने एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर भेजी है मेरे दिमाग में। अब मुझे बातों में मत घुमाओ और चुपचाप बताओ मुझे आसना के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? जो जितना तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, उतनी मैं हूँ नहीं। तो विक्रांत ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, पर थोड़ी बहुत तो बेवकूफ़ हो ना। फिर बात बदलने के इरादे से कहा, अब चलो तुम वॉशरूम में आ ही गई हो तो दोनों साथ मिलकर शावर लेते हैं, कहकर विक्रांत उसका हाथ खींचकर ले जाने लगा। विक्रांत के साथ शावर लेना, यह सुनकर ही सुहाना की सारी सीआईडी गिरी धरी की धरी रह गई और वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे जाने दो यहाँ से। विक्रांत भी उसे पूरी तरह से परेशान करने के मूड में था, इसलिए उसे शावर तक खींचते हुए बोला, नहीं, शावर तो लेना ही पड़ेगा। बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें जासूसी करने का। तुम्हारे साथ एक हॉट रोमांटिक शावर लेते हुए ही तुम्हें बताऊंगा कि मेरा आसना के साथ क्या चक्कर चल रहा है। सुहाना अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में फर्श पर ही बैठ गई, लेकिन विक्रांत उसे फर्श पर ही हाथ पकड़कर घसीटने लगा। नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मेरी चंपा चमेली की कसम, छोड़ो मुझे। विक्रांत को अब उसकी हरकतें देखकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि सुहाना फर्श पर बैठे हुए जिस तरह से उसे छूटने के लिए एफर्ट लगा रही थी, वो विक्रांत को बहुत फनी लग रहे थे। लेकिन वह अपना हाथ विक्रांत के हाथों से नहीं छोड़ा पा रही थी। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मुझे पानी से एलर्जी है। डॉक्टर ने मुझे पानी से दूर रहने के लिए कहा है, छोड़ दो ना। सुहाना के मुंह से इस वक्त जो भी अनसन आ रहा था वह बोली जा रही थी और अब विक्रांत अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सुहाना ने जैसे ही अपना हाथ विक्रांत की पकड़ से छुड़ाया, वो खिसकते हुए बाहर जाने लगी। विक्रांत ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और एक बार फिर से घसीटते हुए अंदर लेकर आ गया। अब तो सुहाना ने चिल्ला चिल्लाकर पूरे वॉशरूम का अपने सिर पर उठा लिया था। छोड़ो मुझे, हवसी इंसान, बेशरम कहीं के, शैतान राक्षस, दरिंदे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम पानी में डुबोकर मुझे मारना चाहते हो? मुझे सब पता है। अगर तुमने मुझे इस वॉशरूम में मार दिया ना, तो सच में मैं भूतनी बनकर इस वॉशरूम में बस जाऊंगी और तुम्हें नहाने भी नहीं दूंगी। विक्रांत ने उसके पैरों को छोड़ दिया और वहीं पेट पकड़कर बैठ गया और हंसने लगा। उसने हंसते हुए खुद से ही कहा, विक्रांत राजावत, तुझे इस कार्टून से ही प्यार करना था। ओह सुहाना, क्या हो तुम? क्या खाकर पैदा हुई थी ये लड़की? सुहाना जल्दी से बेड के पास आई और वापस खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर खुद से ही बोली, बच गई। आज तो मैं इस बंदे से पूरी प्लानिंग कर रखी थी मुझे निपटाने की। सुहाना बच कर रहना इससे, इसकी नीयत ठीक नहीं लगती है मुझे। हाँ, वहीं
रात के घने अंधेरे में एक घने जंगल में एक आदमी बड़ी ही फुर्ती से आगे बढ़ा जा रहा था। बीच बीच में वह पीछे मुड़ते हुए नजर भी रख रहा था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उस आदमी की उम्र यही कोई 45 से 50 साल के लगभग रही होगी। जल्दी जल्दी चलने की वजह से उसे पसीने भी आ रहे थे और वह अपने रुमाल से उस पसीने को पोंछता भी जा रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और तेजी दोनों ही देखी जा सकती थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक रोशनी नजर आई जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक भर गई। उसने जल्दी से अपने कदम उस दिशा की तरफ बढ़ा दिए जिस दिशा की तरफ से उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। वह रोशनी एक पुराने फार्म हाउस की रोशनी थी। जैसे जैसे वो आदमी उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे फार्म हाउस साफ नजर आने लगा। उसने एक बार फिर रुककर पीछे की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। जब उसे तसल्ली हो गई कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है तो उसने एक बार फिर अपने कदम उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दिए। उस फार्म हाउस के बाहर पहुंचकर उसने सरसरी निगाह फार्म हाउस के आसपास डाली। फार्म हाउस के बाहर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी उसे दूर से नजर आ रही थी। यह फार्म हाउस बाहर से देखने में बहुत ही पुराना खंडहर नुमा सा लग रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर अपना रुमाल निकाल कर अपने पसीने साफ किया और अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली। उसने चाबी से फार्म हाउस के गेट को अनलॉक किया और अंदर जाकर उसने एक बार फिर बाहर की तरफ सरसरी निगाह डालकर तसल्ली की कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है ना। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने फार्म हाउस के गेट को अंदर से बंद कर लिया। फार्म हाउस बाहर से देखने में जैसा टूटी फूटी हालत में लग रहा था अंदर से वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अंदर पूरी तरह से साफ सफाई थी और सभी सामान जो भी एक इंसान के रहने लायक ज़रूरी होता है वह रखा हुआ था। उस इंसान ने किचन में जाकर एक गिलास पानी पिया। पानी पीकर वह थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और आकर वहाँ रखे एक छोटे से सोफे पर बैठ गया। सोफे के सामने ही एक लकड़ी की टेबल थी। वो लकड़ी की टेबल एक बॉक्स नुमा थी। इसके नीचे दराज बनी हुई थी। उस दराज में भी एक लॉक लगा हुआ था। उसने जल्दी से सोफे पर रखे हुए कुशन को हटाया और सोफे की बैक में हाथ घुसाकर एक चीज को ढूंढने लगा। जैसे ही उसके हाथ में वह चीज मिल गई तो उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके हाथ में एक छोटी सी चाबी थी जो शायद उस दराज की ही थी। उसने जल्दी से उस ड्रावर को चाबी से खोल दिया। वह ड्रावर इतनी बड़ी तो थी कि उसमें एक लैपटॉप आराम से आ जाए। उसने उस लैपटॉप को निकाला और उसे ओपन कर उसमें एक पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड में एंटर करते ही वह लैपटॉप ऑन हो गया। उसने जल्दी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगली चलाई और कुछ ही देर बाद उस लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आदमी का फेस नज़र आने लगा। वह आदमी चेहरे पर मास्क लगाए हुए बैठा हुआ था लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक थी। उसका ऑरा भी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उस आदमी ने अपनी भारी और सख्त आवाज़ में पूछा, क्या खबर लाए हो राका? वह आदमी जिसने अभी लैपटॉप ऑन किया था वह राका था। लैपटॉप की स्क्रीन पर आए हुए आदमी का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि राका कुछ पल के लिए तो घबरा सा गया था क्योंकि शायद उसके सामने स्क्रीन पर नजर आने वाला आदमी बहुत खतरनाक रहा होगा जिसका डर राका की आंखों में भी नजर आ रहा था। राका ने अपना सलाइवा गटकते हुए सामने वाले इंसान से कहा, बॉस, हमने उसका पता लगा लिया है, वह इसी शहर में है। उसकी बात सुनकर सामने वाले इंसान के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन नज़र आने लगा। हालांकि उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थी कि वह इस खबर से कितना खुश है। उस इंसान ने दोबारा पूछा, तो कहाँ है वो? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वह यहीं है? राका ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस, वह यह वही है। हमने उसके बारे में सारी तहकीकात कर ली है और हमने इस बारे में उस अनाथ आश्रम में भी जाकर पता किया था जहां वह कई सालों तक रही थी। फिर कुछ देर रुक कर राका ने कहा, हालांकि उस अनाथ आश्रम में काम करने वाली औरत हमें कुछ बताने को तैयार नहीं थी लेकिन हमने अपना आदमी उसके पास भेजा था जो सर्वे के नाम पर उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लाया। हमें उस औरत ने वह सामान भी दिखाया था जो उसके साथ था। उसी औरत से हमें पता चला था कि जब वह इस आश्रम में आई थी तो उस वक्त उसकी उम्र 5 साल ही थी। फिलहाल हमने वह सारा सामान आपको पार्सल कर दिया है क्योंकि वह सामान तो
औरत हमें देने वाली नहीं थी, लेकिन हमने वह सब चोरी करके हासिल किया। आप उस सामान को देखकर पहचान जाएंगे कि जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, यह वही है। राका की बात सुनकर वह आदमी खुश होते हुए बोला, गुड गुड राका, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। इसका इनाम भी तुम्हारे पास जल्द पहुंच जाएगा। अब मुझे यह पता करके बताओ कि वह कहाँ रह रही है और किसके साथ है। उसकी पल पल की इंफॉर्मेशन मुझे तुमसे मिलती रहनी चाहिए, लेकिन कभी भी उसकी नज़रों के सामने मत आना और किसी के भी सामने अपनी पहचान जाहिर मत होने देना, क्योंकि अगर तुम्हारी पहचान किसी के भी सामने खुल गई तो सबसे पहले मैं तुम्हें मरवा दूंगा, समझे। राका ने घबराहट में जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा कि बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। कहने के साथ ही सामने से स्क्रीन ऑफ हो गई। राका ने भी लैपटॉप बंद करते हुए खुद से कहा, अब मुझे आगे का सारा काम संभल कर करना होगा, क्योंकि मेरी जरा सी चूक मेरी जान भी ले सकती है। दूसरा दिन राठौर मेंशन में सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। वहीं वीर का चेहरा उतरा हुआ था, जिसे दादी काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। दादी ने वीर से पूछा, वीर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दादी की बात सुनकर ही वीर शक्ल तो ऐसी हो गई कि बेचारा अभी दादी के गले लगकर रो ही देगा। वहीं रिहान, जो सिर झुकाकर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे वीर की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वहीं वीर तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसके सारे सपने चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गए हों। तभी रूहानी ने वीर से पूछा, वीर, तुम तो कल सुबह जाने वाले थे ना माहिरा के साथ, फिर गए क्यों नहीं? वीर ने पहले रूहानी की तरफ देखा और फिर माहिरा की तरफ, जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। वीर को याद आया कि कल जब ऑफिस से खुश होकर घर आया था कि वह माहिरा के साथ हनीमून मनाने यूएस जाने वाला है और वह जल्दी से जाकर उसकी तैयारी करेगा। और जब यह बात वीर ने माहिरा को बताई तो माहिरा भी खुश होकर तैयार हो गई थी उसके साथ जाने के लिए। सारी तैयारियां उन लोगों ने कर ली थी, लेकिन उसी रात माहिरा की वीर से झगड़ा हो गया और माहिरा ने वीर के साथ जाने से साफ मना कर दिया। माहिरा ने साफ साफ कह दिया, तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अब वीर तो माहिरा के लिए ही वहाँ जाने वाला था। जब माहिरा ही उसके साथ नहीं जाने वाली थी तो वह भला अकेला जाकर क्या करता। वो अपनी बीवी को एक दिन के लिए भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। सुहाना ने जब वीर को कुछ जवाब देते नहीं सुना तो उसने अपने मुंह में नाश्ता ठूसते हुए कहा, जीजू, मुझे तो माहिरा ने बताया था कि आप हनीमून पर जा रहे हो, फिर आप गए क्यों नहीं? सुहाना का सवाल वीर के जलते हुए दिल पर नमक का काम कर रहा था। वीर ने पहले तो एक जलती हुई नज़र माहिरा पर डाली, जो सिर झुकाए चुपचाप नाश्ता कर रही थी। वीर ने मुंह बनाते हुए सुहाना से कहा, जा तो रहा था हनीमून पर तुम्हारी दोस्त है ना, इसने सब पर पानी फेर कर रख दिया। तो सुहाना ने वीर से कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, आप अकेले चले जाते ना हनीमून पर। सुहाना की बात सुनकर दादी ने स्माइल करते हुए कहा, सुहाना बेटा, हनीमून पर कपल साथ में जाते हैं, अलग अलग नहीं। तो सुहाना ने दादी से कहा, ओह हाँ दादी, मैं तो भूल ही गई थी। कहकर वह दोबारा अपना नाश्ता करने लगी। विक्रांत ने अपना नाश्ता कर लिया था और अपना अपना अपने होठों को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए कहा, सुहाना जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा कॉलेज। सुहाना ने विक्रांत को देखकर कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ने जाओगे कॉलेज? मैं खुद से भी जा सकती हूँ, मेरे पास मेरी चंपा चमेली है और मैं उस पर ही कॉलेज जाऊंगी। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने उसे घूर कर देखा और फिर आसना की तरफ इशारा किया। आसना की तरफ देखते ही सुहाना को विक्रांत की कल रात की बात याद आ गई। उसने जल्दी से अपनी बात बदलते हुए स्वीट सी आवाज़ में कहा, हाँ पतिदेव, मुझे आप ही कॉलेज छोड़ दीजिए। वह क्या है ना, आपके बिना मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। विक्रांत ने मन ही मन कहा, अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये इतना ओवर क्यों करती है सब काम पर। वो आसना के सामने कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है वाइफी, मैं तुम्हारा अपनी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी बुक्स लेकर आओ। कहकर वह बाहर की तरफ चला गया। आसना, जो किसी की भी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी, जब उसने विक्रांत और सुहाना के बीच की बात सुनी तो उसके कान अपने आप ही खड़े हो गए। अब वह भले ही नाश्ता कर रही थी पर उसका पूरा ध्यान उन दोनों की बातों पर ही था। सुहाना ने भी जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश किया और दादी के गले लगते हुए कहा, ठीक है दादी, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। कहकर वह भी वहाँ से निकल गई। दादी ने कुछ सोचते हुए आसना से कहा, आसना, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है तो
अब तुम भी क्यों नहीं शादी करके सेटल हो जाओ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे लड़के देखे हुए हैं। दादी की बात सुनकर आसना एकदम चौंक गई और हड़बड़ाती हुई बोली, दादी, शादी अभी से? पर क्यों? मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है। मुझे पहले अपना कैरियर बनाना है। दादी की बात सुनकर रेहान ने भी आसना से कहा, आसना, दादी ठीक कह रही हैं। तुम्हारी भी अब शादी की उम्र हो चुकी है और तुम्हें शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कैरियर की, तो वह तो तुम शादी के बाद भी बना सकती हो। रेहान की बात सुनकर आसना ने जिद करते हुए कहा, नहीं रेहान, तब तक मैं अपने कैरियर से जब तक मैं अपने करियर में सेट नहीं हो जाती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। और वैसे मैं ऐसे ही किसी अनजान लड़के से शादी तो नहीं कर सकती ना, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। तभी वीर ने आसना को समझाते हुए कहा, आसना, हम कोई अचानक तुम्हारी शादी नहीं कर देंगे। पहले एक बार तुम लड़के से मिल लो, उसको जान लो, समझ लो, फिर तुम्हें समझ में आए तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। यह बात तो हम लोग भी समझते हैं। सभी को अपनी शादी के लिए इतना प्रेशर देते देख आसना ने वहाँ से जाना ही सही समझा। बस चेयर से खड़े होते हुए बोली, दादी कुछ भी हो जाए, पर मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। और आप प्लीज़ मुझसे शादी की बात दोबारा मत करना। जब भी मुझे लगेगा कि मुझे शादी करके सेटल होना है, मैं आपको बता दूंगी। कहकर आसना अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं रूहानी और माहिरा जो बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारे इशारे में ही पूछा कि इसे क्या हुआ, ये इतना भड़क क्यों गई शादी के नाम से। आसना को ऐसे वहाँ से जाते देख दादी ने डिसअपॉइंट होकर अपना सिर हिलाया। रिहान ने आसना को इस तरह से वहाँ से जाते देखा तो वो भी चेयर से खड़े होते हुए बोला, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। यह लड़की इतनी ज़िद्दी कब से हो गई। कहकर वह जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ने लगा तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रेहान 2 कदम आगे बढ़कर वहीं रुक गया और उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा। वह नंबर एक जाने पहचाने इंसान का था। उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर रेहान की भौहें सिकुड़ गई। उसने पहले सबकी तरफ देखा और फ़ोन अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। रेहान अपनी स्टडी रूम में आया और फ़ोन रिसीव कर कान से लगा लिया। सामने वाले की बात सुनकर उसने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहीं बैठकर आपसे बात करूँगा। रिहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और वापस हॉल में आया। उसने रूहानी से कहा, रूहानी, तुम आज ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाना, मुझे ऑफिस आने में थोड़ी देर लगेगी। रूहानी ने रेहान से पूछा, रेहान, क्या आज कुछ ज़रूरी मीटिंग है क्या? तो रेहान ने कहा, नहीं रूहानी, आज कोई ज़रूरी मीटिंग नहीं है, बस कुछ ऐसा काम आ गया है कि मुझे जाना पड़ेगा। तुम ऑफिस जाओ, मैं बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर रेहान ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वहाँ से बाहर निकल गया। अनाथ आश्रम। रेहान अनाथ आश्रम के ऑफिस में चेयर पर बैठा हुआ सीरियस मूड में लग रहा था। उसने अनाथ आश्रम की हेड चंद्रा आंटी से पूछा, आपने ऐसे अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और रूहानी के बारे में आपको क्या बात करनी है? तो चंद्रा आंटी ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में कहा, दरअसल कुछ वक्त पहले यहाँ कुछ लोग आए थे और वह यहाँ के बच्चों के बारे में सर्वे कर रहे थे, तो उसमें से कुछ लोग ज़्यादातर रूहानी के बारे में ही पूछ रहे थे। रेहान ने अब सवालिया नज़रों से चंद्रा आंटी की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा क्या पूछ रहे थे वो रूहानी के बारे में जिसे लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान हैं? क्या कुछ ऐसा है रूहानी के बारे में जो मुझे नहीं पता है? तो चंद्रा आंटी ने अपना सिर परेशानी से हाँ में हिलाया। तो रेहान ने चंद्रा आंटी से नर्म लहजे में पूछा, देखिए, रूहानी मेरी पत्नी है, तो इसके बारे में अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं, और वैसे भी मुझे उसके बारे में सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। तो क्या आप मुझे रूहानी के बारे में सब कुछ डिटेल में बता सकती हैं? चंद्रा आंटी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। चंद्रा आंटी ने टेबल पर रखे हुए पानी को थोड़ा सा पिया और खुद को शांत किया और फिर रेहान से कहा, रेहान, रूहानी अब तुम्हारी पत्नी है, अब उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ। रूहानी जब अनाथ आश्रम में आई थी उस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी। उसके कपड़े और उस बच्ची को देख कर लग नहीं रहा था कि वह किसी छोटे मोटे घर की है। वो कोई अच्छे खानदान की बच्ची लग रही थी और उसके साथ कुछ सामान भी था और एक चिट्ठी भी थी जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ था, इस बच्ची के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए और यह हमारी अमानत है और वक्त आने पर इसे हम अपने साथ ले जाएंगे और यह सब सामान उसी की पहचान के लिए है। रेहान ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए पूछा, क्या इसका मतलब यही है ना कि रूहानी अनाथ नहीं है
और कोई इसे जानबूझकर यहाँ छोड़ कर गया है। पर क्यों? चंद्रा आंटी ने लाचारी से रेहान की तरफ देखते हुए कहा, यह तो हमें भी नहीं पता। जब से रूहानी यहाँ आई है हम उसकी परवरिश कर रहे हैं। उस दिन के बाद से उससे मिलने कोई भी नहीं आया था। अचानक से ऐसे किसी का आना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ देर चुप रहकर चंद्रा आंटी ने कहा, अब लगता है कि वह लोग रूहानी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए उसकी इतनी तहकीकात करवा रहे हैं। पता नहीं बेटा, पर मुझे रूहानी के लिए बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल कह रहा है रूहानी किसी बड़े खतरे में है। रेहान ने कुछ देर सोचने के बाद दोबारा पूछा, क्या आपके पास वह सारा सामान अभी भी है आंटी, जो रूहानी के साथ वह लोग यहाँ छोड़ गए थे? रेहान की बात सुनकर चंद्रा आंटी का चेहरा उतर गया। उन्होंने मायूसी से कहा, जब वह लोग रूहानी के लिए तहकीकात करने आए थे उसी रात अनाथ आश्रम में चोरी हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि चोरी में सिर्फ वही सामान चोरी हुआ था जो रूहानी के साथ था। लेकिन हाँ, मेरे पास वह चिट्ठी अभी भी रखी हुई है, वह मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। रेहान को यह सब बातें बहुत अजीब लग रही थी कि रूहानी का इस तरह से तहकीकात करवाना, उससे जुड़े सामान का चोरी होना। वाकई में चंद्रा आंटी की बात सही थी, रूहानी जरूर किसी बड़े खतरे में थी। रेहान ने चंद्रा आंटी से कहा, आप मुझे वह चिट्ठी दिखाइए। चंद्रा आंटी अपनी चेयर से खड़ी हुई और ड्रॉवर में से एक एनवेलप निकाल कर रेहान की तरफ बढ़ा दिया और कहा, यही वह लेटर है जो वह लोग रूहानी के साथ छोड़ कर गए थे। रेहान ने वो लेटर खोला और उसे पढ़ने लगा। लेटर पढ़ने के बाद ही उसके फेस के एक्सप्रेशन भी बार बार चेंज हो रहे थे। रेहान ने उस लेटर को वापस एनवलप में डाला और अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और रूहानी को आप इस सब के बारे में कुछ मत बताइएगा। अब मैं इस बात को खुद हैंडल कर लूँगा, आप निश्चिंत रहिए। चंद्रा आंटी ने रेहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ बेटा रूहानी का ध्यान रखना। रेहान ने स्माइल करते हुए चंद्रा आंटी से कहा, रूहानी अब मेरी पत्नी है आंटी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं रूहानी पर आँच भी नहीं आने दूंगा। रेहान की बात सुनकर चंद्रा आंटी को थोड़ी तसल्ली मिली। फिर रेहान वहाँ से बाहर आ गया। गाड़ी ड्राइव करते वक्त रेहान के जहन में वही बातें घूम रही थी कि आखिर कौन रूहानी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है और रूहानी की खुद की फैमिली कहाँ है और क्यों वह लोग उसे अनाथ आश्रम में छोड़ कर गए थे। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे। अब वह इस बारे में रूहानी से भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि रूहानी उस वक्त बहुत छोटी थी, तो उसे तो अपने बचपन के बारे में कुछ याद ही नहीं था, बल्कि वह तो खुद को अनाथ ही मानती थी। रेहान ने झटके से अपनी गाड़ी रोकी और अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप करके किसी को सेंड कर दिया और स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसते हुए कहा, तुम तक किसी भी खतरे को पहुंचने से पहले उसे मुझसे निपटना होगा। मैं तुम तक किसी भी तरह के खतरे को नहीं पहुंचने दूंगा रूहानी, और ना ही तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। कहते हुए रेहान के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। सुहाना आज बहुत खुश थी क्योंकि वह काफ़ी वक्त बाद कॉलेज जा रही थी और आज इतने वक्त बाद वह अपने कॉलेज के दोस्तों से भी मिलने वाली थी। विक्रांत गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में सुहाना की तरफ देख रहा था। सुहाना की चेहरे की रौनक आज और दिनों से ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। विक्रांत ने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कॉलेज जाने के नाम पर तो ऐसे खुश हो रही है सुहाना जैसे वहाँ की टॉपर रही हो। वहाँ भी जाकर तुमने आतंक मचाना है, पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। सुहाना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा, मतलब कहना क्या चाहते हो? माना कि मैं टॉपर नहीं हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि पढ़ने में वीक हूँ, और वैसे भी तुम जानते नहीं हो सुहाना मिश्रा। सुहाना के ऐसे बोलते ही विक्रांत ने उसे एक नज़र घूर कर देखा तो सुहाना ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब सुहाना मिश्रा राजावत अपनी कॉलेज की फेमस हस्ती है, तुम्हें पता नहीं है सब लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं कॉलेज में। विक्रांत ने फेक हैरानी से साथ पूछा, अच्छा इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी? सुहाना मुझे तो पता ही नहीं था, वरना तुम्हारी हरकतें देखकर तो लगता है कि लोग तो खुश हो रहे होंगे कि तुम कॉलेज नहीं आ रही हो। सुहाना ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें भरोसा नहीं है ना मेरी बात का? रुको, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें डेमो दिखाती हूँ। कहकर उसने जल्दी से अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया और फ़ोन को स्पीकर मोड पर रख दिया। 2-3 रिंग के बाद ही सामने से फ़ोन उठा लिया गया। सुहाना ने चहकते हुए पूछा, हेलो आसी, कैसी है यार? सामने से यासी ने जब सुहाना की आवाज़ पहचानी तो उसने कहा, सुहाना तू कहाँ गायब हो गई थी?
और इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई? सुहाना ने खुश होते हुए कहा, क्यों, तुम मुझे बहुत याद कर रही थी? अरे, याद तो करना ही चाहिए सुहाना, है ही ऐसी। वैसे कॉलेज में सभी मुझे बहुत याद कर रहे होंगे ना? तो आसी ने सुहाना से कहा, हाँ, याद तो कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे अच्छा हुआ सुहाना नहीं आ रही कॉलेज में, कितनी शांति है और सुकून है, वरना वह आतंकवादियों की तरह आतंक ही मचाती है यहाँ पर। आसे की बात सुनकर सुहाना ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर विक्रांत की तरफ देखा, जो मुंह दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। सुहाना ने अब चिढ़ते हुए आसी से कहा, आतंकवादी से क्या मतलब है? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मैं तुम लोगों की हेल्प करती हूँ और तुम कह रही हो कि मैं आतंकवादी हूँ। तो आसी ने उससे कहा, अरे सुहाना, यह बात मैं नहीं बोलती हूँ, बल्कि कॉलेज में और लोग बोलते हैं। और तुम्हें पता है, वह प्रिंसिपल जिन्हें कई बार तो तेरी वजह से हार्ट अटैक आते आते बचा है, आजकल वो भी बड़ा खुश है कि तुम कॉलेज नहीं आ रही हो। और पता है, कॉलेज की वह लड़के जिनको तूने बड़ी फुर्सत से धोया था, वह भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे तो लगता है सुहाना, तुम्हारे कॉलेज ना आने से पूरे कॉलेज में खुशियों की बहार आ गई है। हर किसी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। आसी की बात सुनकर सुहाना का मन कर रहा था कि वह फ़ोन के अंदर से घुस कर ही आसी का गला दबा दे। उसने रुआसी आवाज़ में कहा, फ़ोन रख, मुझे बात नहीं करनी है तुझसे, तुम्हें वही बताती हूँ अभी आकर। उसने फ़ोन कट कर दिया और अपना चेहरा विंडो की तरफ फेर लिया। अब विक्रांत को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पा रही थी वह। उसे पता था कि विक्रांत अब उसका बहुत मजाक उड़ाएगा, और ऐसा हुआ भी। सुहाना की फ़ोन रखते ही विक्रांत एकदम ठहाका मारकर हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, वाह, क्या रिस्पेक्ट है तुम्हारी कॉलेज में, मानना पड़ेगा। सुहाना मनी मनासी को गालियां दिए जा रही थी, क्योंकि उसने विक्रांत के सामने ही उसकी इज्जत का फालूदा जो कर दिया था। जहां विक्रांत का हंस हंस कर बुरा हाल था, वहीं सुहाना मुंह बनाए विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि विक्रांत से नज़र मिलाने की। वो मन ही मन सोच रही थी, आसी की बच्ची को सबक कैसे सिखाना है। जब सुहाना ने कुछ देर बाद देखा कि कॉलेज आने ही वाला है, तो उसने विक्रांत की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस गाड़ी यहीं रोक दो, आगे तक मत लेके जाना। विक्रांत ने सुहाना की तरफ देखा और पूछा, क्यों, गाड़ी यहाँ क्यों रोकनी है? तुम्हारा कॉलेज तो यहाँ से थोड़ी दूर है ना? तो सुहाना ने कहा, पहले गाड़ी रोको तो सही। तो विक्रांत ने साइड में गाड़ी ले जाकर रोक दी और फिर से सुहाना की तरफ देखते हुए पूछा, अब बोलो क्या कहना है? वैसे सुहाना की शक्ल देखकर विक्रांत बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था, और सुहाना भी इस बात को अच्छे से महसूस कर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पहले तुम ऐसे मेरी हंसी उड़ाना बंद करो। वह हंसी की बच्ची तो कुछ भी बोलती रहती है, उसमें दिमाग नाम की चीज़ थोड़ी है। तो विक्रांत ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बात पर हंस रहा हूँ? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी दोस्त भी तुम्हारी तरह कार्टून ही है। सुहाना ने विक्रांत को घूरते हुए देखा और कहा, तुम मुझे कार्टून कह रहे हो? तो विक्रांत ने लापरवाही से सामने देखते हुए कहा, हाँ, तो कार्टून को कार्टून नहीं तो क्या कहूँगा? तुम्हारी हरकतें हैं तो एकदम अजीब। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना का मुंह बन गया। उसे इसी का डर था कि अब विक्रांत को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिल गया था, लेकिन वह विक्रांत से और बहस नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि वह जितना बोलेगी तो विक्रांत उसका मजाक ही उड़ाएगा, इसलिए उसने कहा, अच्छा, मैं जा रही हूँ। कहकर वो जैसे ही डोर ओपन करने लगी, विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पर तुम्हारा कॉलेज तो अभी थोड़ी दूर है ना, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ। तो सुहाना ने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे किसी को नहीं बताना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरी शादी हो चुकी है। और इतनी महंगी गाड़ी में जब उतरूंगी तो वहाँ के स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे ना कि मैं इतनी महंगी गाड़ी में कैसे आई हूँ, क्योंकि मैं तो उनके सामने हमेशा ही अपनी चंपा चमेली पर ही आती हूँ ना। तो विक्रांत को सुहाना की बात सही लगी। दरअसल विक्रांत ने ही सुहाना को मना किया था कि वह अपनी शादीशुदा होने की बात अभी बाहर किसी को ना बताए, क्योंकि सुहाना भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। वह चाहता था पहले सुहाना की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद वह खुद एक ग्रैंड रिसेप्शन करके इस बात को अनाउंस करेगा। विक्रांत को सोना की बात सही लगी। उसने सोचते हुए कहा, ठीक है। सुहाना एक बार फिर जैसे ही बाहर जाने लगी, तो विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा रोक लिया। तो सुहाना ने सवालिया नज़रों से विक्रांत की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या है। तो विक्रांत ने सुहाना को खींचकर अपनी गोद में बैठाया और कहा,
मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए थोड़ी कहा है। तो सुहाना, जो विक्रांत के ऐसे खींचने से हैरान हो गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रांत को देख रही थी, उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे गाड़ी में बैठा कर रखने वाले हो? तुम तो मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे ना, छोड़ दिया ना, अब मुझे जाने दो। और विक्रांत ने सुहाना के सॉफ्ट गालों को अपनी अंगूठी से सहलाते हुए कहा, अभी तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने में वक्त है, तो तब मैं थोड़ा सा। कहते हुए विक्रांत सुहाना के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, तो सुहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, हम कॉलेज के पास ही हैं, किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो विक्रांत ने उसका चेहरा वापस अपनी तरफ किया और कहा, वैसे तो मुझे परवाह नहीं है कोई देखता है या नहीं, पर तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं, इस गाड़ी के विंडो ग्लास ऐसे हैं कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता, इसलिए निश्चिंत रहो और मुझे मेरी किस एंजॉय करने दो। कहने के साथ ही उसने सुहाना के गले को पीछे से पकड़ा और उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब करते हुए उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। सुहाना ने आंखें बंद करके विक्रांत की शर्ट को कस कर पकड़ लिया। सुहाना को पता ही नहीं चला कि कब उसे विक्रांत के ऐसे किस करना अच्छा लगने लग गया था। अब विक्रांत जब उसके होठों को चूमता था, वह उसे रोक नहीं पाती थी और खुद भी कहीं ना कहीं उस खिस में खो ही जाती थी। विक्रांत ने जब महसूस किया कि सुहाना अब उसे नहीं रोक रही है, तो किस करते हुए ही उसकी होठों पर स्माइल आ गई। उसे अच्छा लग रहा था सुहाना का ऐसा रिएक्शन। कुछ देर बाद वो सुहाना से अलग हुआ और उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगा। सुहाना ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। विक्रांत ने उसकी चीन को पकड़ते हुए कहा, तो अब मेरी लिटिल वाइफ मेरी किस को एंजॉय करने लगी है, नॉट बैड। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने धीरे से अपनी आंख खोली और जैसे ही उसकी नज़र विक्रांत की इंटेंस नज़रों से मिली, उसने तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि विक्रांत की आंखों में नजर आ रहे एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे पता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम मेरी बात सुनने तो वाले हो नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। सुहाना भले ही कहने को यह बातें कह रही थी, पर उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि वह शर्मा रही है। तो विक्रांत ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा यह ब्लश करता हुआ चेहरा तुम्हारी सारी पोल खोल रहा है सुहाना। विक्रांत की बातें सुनकर सुहाना शर्म से गड़ी जा रही थी। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर भाग कर जाना चाहती थी, पर विक्रांत ने उसकी कमर को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, जैसे अभी वह उसे जाने नहीं देने वाला। वहीं सुहाना ने विक्रांत की इंटेंस नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने शर्मा कर अपना चेहरा विक्रांत के कंधे पर रख लिया और धीरे से कहा, प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। तो विक्रांत ने हंसते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, तुमसे नहीं करूँ तो किससे करूँ, बोलो। सुहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए विक्रांत के गले में घुसा लिया और बच्चे की तरह रिएक्ट करते हुए बोली, मत करो ना प्लीज़। विक्रांत को सुहाना की ये हरकत बहुत ही क्यूट लग रही थी। विक्रांत ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा परेशान, पर तुम्हें वह सब बातें याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था। अब विक्रांत ने जब बोल दिया कि वह उसे परेशान नहीं करेगा, तब जाकर सुहाना को थोड़ी तसल्ली मिली और वह विक्रांत से थोड़ा दूर होते हुए बोली, कौन सी बात समझाई थी मुझे? तो विक्रांत ने अब उसे घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, काम की बातें हमेशा भूल जाती हो। याद करो मैंने क्या कहा था कि कॉलेज जाकर तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। तो सुहाना ने सोचते हुए कहा, मुझे लड़कों से बात नहीं करनी है। और क्या कहा था तुमने? मुझे बस यही तो कहा था। विक्रांत ने उसकी बात सही करते हुए कहा, हाँ यही बात, तुम्हें लड़कों से दूर रहना है और उनसे दोस्ती नहीं करनी है। और अगर मुझे पता चला ना कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर तुम जानती हो ना मैं क्या करूँगा। कहते हुए विक्रांत ने सुहाना की चब्बी गुलाबी गालों को कसकर दबाया, जिससे सुहाना के फ्लफी लिप्स खुल गए। सुहाना ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए इशारा किया कि वह उसकी बात मानेगी। तो विक्रांत ने स्माइल करते हुए सुहाना के पाउट बने हुए होठों को कुछ देर के लिए किस किया और वापस उसे छोड़ दिया और कहा, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा, अकेली मत चली आना। तो सुहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से आ सकती हूँ। पहले भी तो मैं अकेली जाती थी ना।
विक्रांत ने कहा, जब मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा तो मतलब आऊँगा। अब जाओ, वरना मेरा कुछ और भी करने का इरादा बन रहा है। सुहाना ने जल्दी से विक्रांत की गोद से उठते हुए कहा, नहीं नहीं, अपने इरादों को यहीं स्टॉप लगाओ। कहकर वो जल्दी से गाड़ी से बाहर भाग गई। विक्रांत ने उसे तब तक देखा जब तक कि सुहाना गेट के अंदर नहीं चली गई। तभी विक्रांत का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और अर्जेंट कॉल देखकर उसने फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, उसे लेकर हमारे अड्डे पर आओ, उससे अब मैं ही निपट लूँगा। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। एक क्लब के प्राइवेट रूम में 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 लोगों के चेहरे पर इस वक्त डर और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वहीं एक आदमी उनके ही सामने सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था। वह उस आदमी के पीछे ही एक और आदमी खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसके लिए यह सब नॉर्मल था। तभी वहाँ एक एरोगेंट और भारी आवाज़ गूंजी, या तो इस डील को एक्सेप्ट करो, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि बाजी दोनों तरफ से मेरे हाथ में है। कहते हुए उस शख्स के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसके सामने बैठे हुए दोनों आदमियों में से एक आदमी हकलाते हुए बोला, देखिए मिस्टर राठौर, यह सब सही नहीं है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, सामने बैठा हुआ शख्स जो उन्हें बुरी तरह से घूर रहा था, वह था रेहान राठौर। इस वक्त रेहान एक अलग ही पर्सनालिटी में वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब था जो सामने वालों की हालत पतली कर रहा था। यह वो रेहान तो बिल्कुल भी नहीं था जो अक्सर अपनी फैमिली के साथ या रूहानी के सामने होता था। इस रेहान को देखकर अच्छों की हालत ख़राब हो जाती थी। रेहान पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा से ही एक सन की बिजनेसमैन की तरह ही फेमस रहा था। वह कब क्या कर दी और कोई कुछ नहीं कह सकता था। रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाती हुई एरोगेंट वे में कहा, सही क्या है गलत क्या है यह रेहान राठौर खुद तय करता है, और एक बार अगर रेहान राठौर ने जो कह दिया वही सही होता है। इसलिए चुपचाप इस पेपर पर साइन करो और खुद को बर्बादी से बचा लो, वरना जो दे रहा हूँ वह तो मिलने से रहा, और जो तुम्हारे पास है उसे भी खत्म कर दूंगा। फिर थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए अपने एक घुटने पर हाथ टिकाते हुए एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, और तुम जानते हो ना, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। रेहान के ऐसा कहते ही उन दोनों आदमियों के चेहरे पर पसीना नजर आने लगा। उन्होंने लाचारी से दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से पेपर्स पर साइन कर दिए, क्योंकि रेहान से उलझना उन लोगों के बस की बात नहीं थी। सब जानते थे कि रेहान अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसकी नाराजगी उन लोगों की बर्बादी बनकर ही निकलती थी। रेहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़े आदमी से कहा, दीपक, यह फाइल मेरे कैबिन में पहुंचा दो। कहकर रेहान वहां से निकल गया और वह लोग मायूस शक्ल लेकर वहीं बैठ ही रह गए। दीपक ने उन दोनों की तरफ देखा और फाइल उठाकर उनकी तरफ एक हिकारत भरी नज़र डालते हुए कहा, तुम लोग भी उन बेवकूफ़ लोगों में आते हो जो समझते हैं कि रेहान राठौर से चालाकी करके बच जाओगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस बिजनेस वर्ल्ड का सार्क है वो, उससे मत उलझो, वह तुम्हें पूरा का पूरा निगल भी जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। अब चलो, जो मिला है उसी में संतोष करो। कहकर उसने एक तिरछे स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और वहां से निकल गया। रूहानी रेहान के कैबिन में बैठे हुए उसका वेट कर रही थी। रेहान अभी तक ऑफिस नहीं आया था, इसलिए वह वहीं बैठे हुए फ़ोन चला रही थी। तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ और कोई अंदर आया। रूहानी ने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर वह कुछ पल के लिए तो घबरा ही गई, क्योंकि सामने विक्रांत खड़ा हुआ था और वह कैबिन में अपनी नज़र घुमाकर जैसे रेहान को ढूंढ रहा था। उसने जब सोफे पर रूहानी को बैठे हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, रेहान कहाँ गया है? क्या वह अभी तक आया नहीं है? रूहानी सोफे से खड़ी हो गई और थोड़ी हिम्मत करके बोली, नहीं, वह अभी नहीं आए हैं और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गए हैं। कहकर रूहानी ने अपना सर झुका लिया। विक्रांत ने जब रूहानी को इस तरह से घबराते हुए देखा तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर रूहानी घर पर होती थी तब वह विक्रांत से नहीं डरती थी, क्योंकि वह घर पर अकेली भी नहीं होती थी, उसके साथ कोई ना कोई होता ही था। लेकिन अकेले में वह आज भी विक्रांत से डरती थी, क्योंकि उसके दिमाग से पास्ट की वह बातें गई नहीं थी जब विक्रांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। इस डर की वजह से वह आज भी अकेले में तो विक्रांत के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी।
आज भी अकेले में तो विक्रांत के साथ अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी। रूहानी ने सिर झुकाए हुए ही कहा, मैं तुमसे नहीं डर रही हूँ। मैं तुमसे क्यों डरूं? और वैसे भी अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं रेहान को बता दूंगी। कहने को रूहानी यह सब बोल रही थी, पर उसकी आवाज़ में उसका डर साफ नजर आ रहा था, जिसे विक्रांत ने भी महसूस किया था। उसने अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ा दिए। रूहानी को जब महसूस हुआ कि विक्रांत उसी के पास आ रहा है, तो उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। इस बार उसने वहां से जाना ही सही समझा, इसलिए जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, विक्रांत की सख्त और भारी आवाज़ उसके कानों में आई, चुपचाप वहीं खड़ी रहो, वरना। विक्रांत के कहने का तरीका ही ऐसा था कि रूहानी चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। वह वहां जैसे जम सी गई थी। विक्रांत अब उसके बहुत पास आ गया था। वहीं रूहानी अभी भी सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। उसने अपनी कुर्ती को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। विक्रांत ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा और वह साफ महसूस कर रहा था कि रूहानी इस वक्त डर से कांप रही है। वह थोड़ा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। विक्रांत के कहने के बावजूद भी रूहानी की हिम्मत नहीं हुई उसकी तरफ देखने की, तो रेहान ने इस बार थोड़ी शक्ति से कहा, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। विक्रांत के ऐसा बोलने पर रूहानी, जो कब से अपनी डर को काबू करने की कोशिश कर रही थी, अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह सर झुकाए ही सिसकने लगी। रूहानी को ऐसे डर से रोते देखकर विक्रांत ने ना में अपना सिर हिलाया और उसे थोड़ा दूर होते हुए थोड़े नर्म लहजे से कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें मेरी तरफ देखने के लिए कहा है, तो इसमें भी रो रही हो? तो रूहानी ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, मैं क्यों देखूं तुम्हारी तरफ? बोलो, मुझे नहीं देखना तुम्हारी तरफ, मुझे तुमसे डर लगता है। तुम मुझसे दूर रहा करो। रोने की वजह से रूहानी बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। ऐसे बोलते हुए वो बहुत ही मासूम लग रही थी। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैंने इस लड़की के मन में शायद कुछ ज़्यादा ही डर भर दिया है और अब तक इसके मन से वो डर निकला नहीं है। उसने एक बार फिर सॉफ्ट आवाज़ में कहा, चलो सोफे पर बैठो। तो रूहानी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं बैठना, मुझे यहाँ से जाना है। तो विक्रांत ने इस बार उसे डांटते हुए कहा, तुम एक ही बार में कोई बात मान नहीं सकती हो क्या? कहा ना सोफे पर बैठे हो। और फिर टेबल से पानी का ग्लास उठाकर रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पियो और खुद को शांत करो। रूहानी ने अब धीरे से अपनी नज़र उठाकर विक्रांत की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े हुए पानी के गिलास की तरफ। तो विक्रांत ने इस बार जोर से देते हुए कहा, लो पकड़ो और पियो, पानी है, कोई जहर नहीं है जो इतना सोच रही हो। रूहानी ने अब विक्रांत के हाथ से गिलास ले लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पानी को पीने लगा। पानी पीने से उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। विक्रांत ने उसके हाथ से गिलास लेकर वापस टेबल पर रखा और कहा, अब बैठो सोफे पर, मुझे तुमसे बात करनी है। रूहानी सोफे पर चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गई। उसने अभी भी सर झुकाया हुआ था। विक्रांत उससे थोड़ी दूरी पर सोफे पर बैठा और उसने कहा, तुम इतना मुझसे डरती क्यों हो रूहानी? अब तो तुम रेहान की बीवी हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? रूहानी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे तुमसे डर लगता है। वह सारी बातें मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है जो तुमने मेरे साथ किया था। तो विक्रांत ने अपनी उंगली अपनी फोरहेड पर रब करते हुए कहा, ठीक है, मानता हूँ कि पास में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर अब तुम रिश्ते में मेरी भाभी लगती हो और मैं इस रिश्ते की मर्यादा को अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें अब उस नज़र से नहीं देखता हूँ। मानता हूँ मेरी गलती की वजह से तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है, पर यकीन मानो मेरे दिल में अब ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी अब मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो मैं तुम्हारे साथ गलत करने की भला क्यों सोचूंगा? और वैसे भी मैं तुम्हारी उस झल्ली दोस्त को प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, सोच भी नहीं सकता। विक्रांत की बात सुनकर रूहानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विक्रांत क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विक्रांत जैसा शैतान किसी से प्यार भी कर सकता है। वहीं विक्रांत जो पागलों की तरफ से पाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। रूहानी को ऐसे अपनी तरफ देखते देख विक्रांत ने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या मेरी बात पर? तो रूहानी ने खोए हुए अंदाज में ही अपना सर ना में हिलाया। तो विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ?
विक्रांत के ऐसे बोलने पर रूहानी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा ऐसे ही डाउट हुआ। तो क्या तुम वाकई में सुहाना से सच्चा वाला प्यार करते हो? रूहानी ने अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से पूछा। विक्रांत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए रूहानी से कहा, तो फिर झूठ वाला प्यार कैसे करते हैं रूहानी? तो रूहानी ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर विक्रांत से कहा, वह क्या है ना, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कि तुम सुहाना से सच्चा वाला प्यार करते हो। रूहानी की बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन कहा, यह गलत भी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने इसके सामने हमेशा अपना डार्क साइड ही दिखाया है। तो भला यह कैसे भरोसा कर सकती है कि मैं किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ, और इतना प्यार कि उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने अपना गला साफ कर रूहानी से दोबारा कहा, मुझे पता है कि पास्ट में मैंने जितना तुम्हें परेशान किया है, या फिर तुमने मेरी जिस साइड को देखा है उसे देखकर तुम्हारे लिए भरोसा करना मुश्किल है कि मैं किसी लड़की से प्यार भी कर सकता हूँ, पर यकीन मानो, अब सुहाना के अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकती, और सुहाना के अलावा मैं अपनी लाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता हूँ। तो रूहानी ने थोड़ा झिझकते हुए विक्रांत से पूछा, क्या सुहाना तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती है कि तुम्हारा कई लड़कियों के साथ? आखिरी लाइन बोलती हुए रूहानी थोड़ी झिझक रही थी, इसलिए उसने आखिरी लाइन अधूरी छोड़ दी। पर विक्रांत समझ गया कि रूहानी क्या कहना चाहती है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, सुहाना मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, और मैं नहीं चाहता कि उसे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर सुहाना को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। विक्रांत की बात सुनकर रूहानी कुछ देर के लिए चुप रह गई, और विक्रांत की बात कहीं ना कहीं सही भी थी कि अगर सुहाना को विक्रांत के पास्ट के बारे में पता चला तो वह उसे दूर जाने में एक पल भी नहीं लगाएगी, क्योंकि वह सुहाना को अच्छी तरह से जानती थी। और सुहाना तो क्या, कोई भी शरीफ लड़की कभी भी अपने पति की ऐसे अतीत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। रूहानी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन विक्रांत, कभी ना कभी तो उसके सामने वह पास्ट आ ही जाएगा ना, क्योंकि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो वह किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। रूहानी की बात सुनकर विक्रांत ने उसे घूर कर देखा, तो रूहानी ने एक बार फिर से डर की तो अपनी दोस्तों नजरें झुका आगे ली। क्या होगा ये जानने के विक्रांत ने लिए इस खुद को कहानी का अगला शांत भाग करते हुए जरूर कहा, सुनिए जो मैं जल्द ही नहीं इस चैनल जानता पर रूहानी प्रसारित कर दिया कि जाएगा। सुहाना मेरे दोस्तों पास्ट चैनल को पे नए जानकर हो कैसा तो रिएक्ट चैनल को करेगी। सब्सक्राइब अब करें मैं उसे और इसके किसी भी साथ ही ढेर कीमत सारा पर खुद कमेंट से जरूर दूर नहीं करें। जाने धन्यवाद दूंगा। दोस्तों। पर फिलहाल के लिए उन बातों को छोड़ो, और तुम बताओ, तुम मुझसे यह डरना कब बंद करने वाली हो? तो रूहानी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है विक्रांत कि तुम्हारी हरकतें भुला देने के लायक हैं? तो विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, तो उन बातों को भुलाने के लिए हम एक नए रिश्ते की शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना रूहानी? तो रूहानी ने कन्फ्यूजन से पूछा, नए रिश्ते की शुरुआत मतलब? तो विक्रांत ने कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? तो रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्त क्यों बनूं? मुझे नहीं बनना तुम्हारी दोस्त। तो विक्रांत ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी दोस्त बन जाओ, वरना मैं तुम्हें पहले की तरह डराता ही रहूंगा। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। कहते हुए विक्रांत अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को घुमाने लगा, जैसे वो रूहानी के जवाब का वेट कर रहा हो। रूहानी ने राजा नाराजगी से विक्रांत से कहा, यह तुम्हारी अजीब ज़बरदस्ती है विक्रांत, ऐसे ज़बरदस्ती कोई किसी को दोस्त बना सकता है क्या? तो विक्रांत ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो बना सकता हूँ। फिर उसने मन ही मन कहा, जब मैं ज़बरदस्ती शादी कर सकता हूँ तो दोस्त बनाने में क्या जाता है? तो रूहानी ने कहा, और अगर मैं ना बनूँ, और अगर मैं मना कर दूँ तो विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे लगभग कहा, तो ठीक है, डरती रहो मुझसे सारी जिंदगी, और मैं भी तुम्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। अब बोलो, दोस्ती या डर? रूहानी ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, पर पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, और अपना ये डेविल वाला मोड मेरे सामने ऑफ ही रखोगे, और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो मेरा साथ ज़रूर दोगे। और रूहानी आगे और भी कुछ बोलने वाली थी कि विक्रांत ने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, कितनी कंडीशन है तुम्हारी? इतनी सारी कंडीशन तो मैंने आज तक अपनी किसी डील में भी एक्सेप्ट नहीं करी है जितनी तुमने गिना दी है। रूहानी ने भी कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ तो ठीक है, मत करो दोस्ती, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे दोस्ती करने के लिए? कहकर रूहानी मुंह फेर कर दूसरी तरफ बैठ गई। विक्रांत आंखें फाड़े हैरानी से रूहानी को देख रहा था कि यह लड़की कुछ देर पहले तक मुझसे इतना डर रही थी, और डर की वजह से उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और अब देखो बात करने में कैसे नखरे दिखा रही है। मतलब मैंने दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया?
इसके मन से सारा डर ही खत्म हो गया। अभी वो रूहानी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ और दोनों की ही नज़रें उस डोर की तरफ चली गई। कैबिन के अंदर रेहान अंदर आया और आकर वह अपनी डेस्क की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे अपने कैबिन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सोफे की तरफ देखा तो विक्रांत और रूहानी को वहां बैठे हुए देखकर उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। रेहान को देखकर रूहानी एकदम से खड़ी हो गई। रेहान उससे कुछ पूछने ही वाला था कि रूहानी जल्दी से विक्रांत की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, इसने इसने मुझे कहा था कि मुझसे दोस्ती करो, और अगर मैंने दोस्ती नहीं करी तो यह मुझे डराता ही रहेगा। मैंने इससे नहीं कहा था कि मुझसे दोस्ती करो, यह मुझे फोर्स कर रहा था दोस्ती करने के लिए। सच में, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कसम से। कहते हुए उसने अपने गले पर पिंच किया। रूहानी ने यह सब इतना जल्दी जल्दी कहा कि उसने रेहान को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। रेहान ने उसे अजीब नज़रों से घूरा, जैसे कह रहा हो कि ये लड़की पागल है क्या। विक्रांत अभी भी सोफे पर रिलैक्स बैठा हुआ था और तिरछी स्माइल के साथ अपनी फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। रूहानी की हरकत देखकर उसे मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। उसने खुद से ही कहा, यह सुहाना और उसकी दोस्त दोनों ही एक नंबर की इडियट हैं, पर कुछ भी कहो, हैं तो दोनों बड़ी क्यूट। वहीं रेहान ने हाथ आगे दिखाकर रूहानी को रुकने का इशारा किया और कहा, बस करो रूहानी, कितना बोलती हो यार। फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बोला, और तुम मेरी बीवी को ज़बरदस्ती क्यों एग्री करवाना चाहते थे कि वह तुमसे दोस्ती करे। वह तुमसे दोस्ती करेगी या नहीं करेगी, यह डिसीजन मैं लूँगा, ना कि वो। विक्रांत ने रेहान की तरफ देखा और अपना फ़ोन सोफे पर पटकते हुए कहा, अच्छा, तो यह भी तुम ही डिसाइड करोगी। क्या तुमने इतनी भी आज़ादी अपनी बीवी को नहीं दे रखी है कि वह अपनी पसंद से अपना दोस्त बना सके? हाँ, बताओ। यह बात विक्रांत बोल रहा है, जो अपनी बीवी को कॉलेज ड्रॉप करने से पहले यही समझा रहा था कि किसी लड़के से बात नहीं करनी है, ना ही उससे दोस्ती करनी है। रेहान ने रूहानी की तरफ देखा और कहा, चलो तो अभी यहाँ से जाओ, जब जरूरत होगी मैं बुला लूँगा। तो रूहानी ने एक बार फिर विक्रांत को घूरा, जो उसे ही तिरछी स्माइल के साथ देख रहा था। रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ दोस्ती हो। कहकर रूहानी जल्दी से कैबिन से बाहर निकल गई। रूहानी के ऐसे कहने पर विक्रांत, जो कब से अपनी हंसी रोके हुए बैठा हुआ था, वह हंसते हुए रेहान से बोला, वैसे मानना पड़ेगा रेहान, तुम्हें भी मेरी तरह ही स्टूपिड बीवी मिली है। तो रेहान अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और बोलो यहाँ क्यों आए हो। विक्रांत सोफे से खड़ा हुआ और आकर रेहान के सामने ही चेयर पर बैठ गया और पेपर वेट घुमाते हुए बोला, मेरा अहमदाबाद वाला प्रोजेक्ट रोकने के ऑर्डर तुमने ही दिए हैं ना रेहान। कहते हुए विक्रांत उसे घूर कर देखने लगा। तो रेहान ने भी स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने ही ऑर्डर दिए हैं, मेरे अलावा भला कौन ऑर्डर दे सकता है, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है। विक्रांत, जो पेपर वेट को घुमा रहा था, उसकी पकड़ उस पर कस गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे हर मामले में टांग अड़ाना कब बंद करोगे। माना कि मेरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स तुम्हारे पास हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी उल्टे सीधे ऑर्डर मेरे ऊपर थोपोगे। रेहान ने रिलैक्स होकर अपनी बैक चेयर पर टिका और अपनी चेयर को एक पैर से हल्का सा रोल करते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही होगा। और फिलहाल रही बात उस प्रोजेक्ट की, तो एक रीज़न दो जिस वजह से मैं उस प्रोजेक्ट को रीओपन करूँ। विक्रांत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और डेस्क पर दोनों हाथ टिकाते हुए बोला, रेहान, यह तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम जानते हो ना उस प्रोजेक्ट पर मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और मुझे यह भी पता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तुम यही चाहते हो ना कि वापस मैं अपनी कंपनी को तुम्हारी कंपनी में मर्ज कर लूँ और तुम्हारे साथ पहले की तरह काम करूँ। तो ऐसा कभी नहीं होगा। रेहान का चेहरा अभी भी शांत था। उसने स्माइल करते हुए कहा, विक्रांत, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तुम शायद भूल चुके हो कि मैंने हमेशा से ही तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और आगे भी करता रहूँगा। चाहे तुमने पास्ट में काफ़ी सारी गलती की है और उन गलतियों के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा नुकसान होने दूँ। और तुम भी जानते हो उस अहमदाबाद वाले प्रोजेक्ट से तुम्हें कितना बड़ा लॉस हो सकता है। वैसे भी तुमने उसमें तुम जितनी मेहनत करोगे उतना तो मुनाफा भी नहीं कमा पाओगे। इससे बेहतर है कि हमारी कंपनी के साथ मिलकर बाकी के प्रोजेक्ट हैंडल करो। विक्रांत ने गुस्से से अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए कहा, पास्ट की
पास्ट की हुई गलतियों का सारा जिम्मेदार मैं अकेला नहीं था और वक्त आने पर मैं यह सब बातें साबित भी कर दूंगा। और जहाँ तक रही बात उस प्रोजेक्ट से होने वाले मेरे लॉस की, तब तुम भी यह बात जानते हो कि उसके लिए अकेला मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जब तक तुम्हारा वह कमीना चाचा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देता है। तुम एक ही बार में ठिकाने क्यों नहीं लगा देते हो उसको? क्यों झेल रहे हो उसकी यह जातियाँ? रेहान की बात सुनकर विक्रांत के फेस के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। वह रेहान की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और बोला, तुम इन सब में मत पड़ो। रिहान विक्रांत के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों क्यों ना पढ़ूं? मैं इस मामले में पूरा परिवार जानता है कि उसकी वजह से तुमने क्या क्या नहीं झेला है और अभी भी तुम उसकी ही साइड ले रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे कहो, क्योंकि वैसे भी जब तक मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मन करता है उसकी जान ले लूँ। विक्रांत ने एक उखड़ती हुई सी नज़र रेहान पर डाली और वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम इन मामलों में मत पड़ो रेहान, यह मेरा मामला है और मैं खुद निपट लूंगा। तो रेहान ने गहरी सांस लेकर अपना सिर ना में हिलाया और वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, तुम चाहे मुझे कितना भी रोक लो, पर मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता विक्रांत। किसी वक्त पर हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इस दोस्ती के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने चाचा को सबक सिखाओ और तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा और तुम जानती हो कि तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकते। कहते हुए रेहान बड़ी गौर से विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, क्योंकि जब भी उसके चाचा का जिक्र वह विक्रांत के सामने करता था तो विक्रांत के फेस पर एक अजीब से ही एक्सप्रेशन नजर आते थे, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। विक्रांत अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, तुम्हें जो करना है वह करो, पर इस मामले से तुम दूर ही रहो। कहने के साथ ही वह डोर की तरफ बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर जा पाता, रिहान की बात सुनकर उसके कदम वहीं जम से गए। तुम्हें यह लगता है कि वह उसके पास है, शायद इसी वजह से तुम मजबूर हो ना विक्रांत? रेहान की बात सुनकर विक्रांत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो रेहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कब क्या करती हो, कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, इसका पता मुझे हमेशा से रहता है विक्रांत। और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, जो विक्रांत राजावत किसी की नहीं सुनता, वह अपने चाचा के आगे इतना मजबूर क्यों हो जाता है आखिर? वरना जो लोग तुम्हारी बात ना माने, उन्हें तुम गोलियों की भाषा समझाते हो। तो अब तक तुम्हारा यह चाचा जिंदा कैसे है? तुम्हें क्या लगा, क्या यह बात मुझे समझ में नहीं आएगी, या तुम्हारा चाचा तुम्हारी ही मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है और कब तक तुम उसके आगे उसके हाथों मजबूर होते रहोगे? विक्रांत ने धीरे से कहा, जब तक कि वह मुझे मिल नहीं जाती तब तक। कहकर विक्रांत डोर ओपन कर बाहर निकल गया। वहीं रेहान ने अफसोस से अपना सिर हिलाया और कहा, बस विक्रांत, एक बार तुम कह दो, तुम्हारे उस चाचा को तो मैं इस ऐसे दुनिया से ही गायब कर दूंगा जैसे वह कमीना कभी पैदा ही ना हुआ हो। उसकी वजह से ही मैंने तुम्हारी कंपनी के ज़्यादातर शेयर अपने नाम किए, ताकि तुम्हारा वो चाचा चाह कर भी कुछ ना कर सके। सुहाना शाम को दादी के रूम में बैठी हुई अपने उनके साथ गेम खेल रही थी। वहीं दादी भी सुहाना के साथ गेम खेलते हुए बड़ा एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ आसना आ गई और वह दादी की दूसरी तरफ बैठते हुए बोली, क्या बात है दादी, सुहाना के साथ गेम खेल रही हो और मेरे साथ नहीं? तो दादी ने भी ना आसना की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो तुम भी खेला करो ना, किसने रोका है? और तुम्हारे लिए तो वक्त ही नहीं है अपनी दादी के लिए, नहीं है अपनी दादी के लिए। तभी कुछ ही देर में सुहाना ने गेम खत्म कर दिया और उछलते हुए बोली, दादी आपको तो आज भी मैंने हरा दिया। दादी ने हंसते हुए कहा, सुहाना आराम से, गिर जाओगी। पर सुहाना दादी के गले लगते हुए बोली, दादी वैसे आप ही काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, मानना पड़ेगा। सुहाना और दादी की यह बॉन्डिंग देखकर आसना अजीब सी शक्ल बनाकर सुहाना को देखने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना और दादी को याद ही नहीं है कि वह भी यहाँ बैठी हुई है। वह अपने आप को इग्नोर महसूस कर रही थी। आसना वापस सोफे से खड़े होते हुए बोली, ठीक है दादी, आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, आप बिजी जो हैं अपनी प्यारी बहू के साथ, तो फिर मैं वहाँ बैठकर क्या करूँगी? दादी ने आस्था की तरफ देखा और वह साफ देख पा रही थी कि आसना थोड़ी नाराज लग रही है। उन्होंने आसना का हाथ पकड़कर वापस उसे अपने पास बैठा लिया और कहा, नहीं आसना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुहाना ने भी आसना से कहा, एक काम करो ना, तुम भी हमारे साथ ही गेम खेलो।
आशना ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इन सब चीज़ का कोई शौक नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए कहा, सुहाना तुम अभी फ्री हो तो क्या हम लोग बाहर चलें? तो सुहाना ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, अभी मुझे कोई भी काम नहीं है, चलो चलते हैं। फिर सुहाना ने दादी से पूछा, दादी हम लोग बाहर जाए ना? तो दादी ने कहा, ठीक है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, पर जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। तो सुहाना ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और खड़ी होकर आसना के साथ रूम से बाहर निकल गई। दादी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह लड़की भी ना बिल्कुल अपने बाप पर गई है, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है। मेरा सुधीर भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब आप लोगों को ये भी क्लियर कर देती हूँ कि आसना का इस घर से क्या रिश्ता है। आसना रिहान के चाचा सुधीर राठौर की बेटी है। आसना की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी, इसलिए दादी ने ही आसना की परवरिश की थी। दादी ने कई बार अपने बेटे सुधीर से कहा था कि दूसरी शादी कर लो, आंसू को एक माँ की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अब दोबारा शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो आसना के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। आसना रिहान से 2-2.5 सालों का ही फर्क था। रिहान उसे बहुत प्यार करता था और वह रिहान की लाडली भी थी। इतना ज़्यादा लाड मिलने की वजह से आसना काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो गई थी। उसकी वीर और विक्रांत दोनों के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वहीं विक्रांत के साथ उसकी दोस्ती टीएनजी आने तक कब प्यार में बदलने लगी इसका पता ही नहीं चला। हालांकि विक्रांत ने कई बार आसना के सामने अपना प्यार एक्सेप्ट किया था, लेकिन आसना ने कभी भी अपना प्यार कन्विंस नहीं किया था। वह हमेशा से तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहा था। एक वक्त ऐसा आया जब दादी ने खुद आसना से विक्रांत से शादी की बात की। प्रेशर में आकर आसना को विक्रांत से शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। इस बात से विक्रांत भी बहुत खुश था, लेकिन शादी वाले वक्त विक्रांत ने शादी करने से मना कर दिया और इसी वजह से रेहान विक्रांत के बीच एक दूरी आ गई, क्योंकि रेहान ने विक्रांत को कई बार इस बारे में समझाया भी था। हालांकि जब वह लोग टीन एज में थे तभी से विक्रांत के दिल में आसना के लिए फीलिंग्स थी। तभी रेहान ने उसे साफ वार्निंग भी दी थी। उसकी वजह से उसकी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब विक्रांत ने खुद भरोसा दिलाया था कि बड़े होने पर वह आसना से ही शादी करेगा, क्योंकि वह दिल से सच्चा प्यार करता था, लेकिन शादी के इन वक्त पर विक्रांत का यूँ मना करना परिवार के सभी लोगों का दिल तोड़ गया था। हालांकि विक्रांत ने किसी को नहीं बताया था कि वह शादी से मना क्यों कर रहा है। रिहान और वीर ने भी उससे कई बार पूछा कि वह तो खुद आसना से कई सालों से प्यार करता था और उसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था, तो फिर ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों, आगे जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।